हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक बहुत आसान सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसको हम एक्सप्लेनेशन से और आसान बना देंगे और बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हिंदी में हम मध्यमान प्रमेय बोलते हैं, इन दोनों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये इनकी थ्योरी क्या क्या होती है, इनके क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, बहुत आसान होता है, आपको बहुत मज़ा आएगा देखना। मीन वैल्यू थ्योरम और ये जो भी थ्योरम्स है ना, आपको एकदम मतलब पूरा दिमाग में फिट बिठा दूंगा, ऐसा शानदार एग्जाम्पल है। तो इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। ये एक टाइप से समझ सकते हो, हमने अभी तक जो भी डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना, उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन है ये। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे क्लास 11th में हम जाते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, दो पॉइंट है। स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर याद आपको, सरल रेखा वाला। समझो कि ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2। हम इनको ज्वाइन करके एक लाइन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक लाइन बना देते हैं। ये ए और ये बी पॉइंट है। तो अगर हमें इस ए बी लाइन की स्लोप, हिंदी में बोले तो प्रवणता, ये पूछी जाए तो वो क्या होगी? तो हम क्या करते हैं, y2 माइनस वाई कर देते हैं। मतलब पहले y में अंतर, y2 माइनस वाई, तो नीचे x में अंतर, x2 माइनस x1। अगर आप यहाँ पे y2 माइनस वाई मतलब 2 को पहले लिख रहे हो, तो फिर नीचे x में भी 2 को पहले लिखना पड़ेगा। अगर ऊपर आप 1 को पहले लिख रहे हो, तो नीचे 1 को भी पहले लिखना पड़ेगा। तो ये तो काफ़ी छोटी सी बात होगी। एक अगर हमें 2 पॉइंट पता हो तो हम ऐसे स्लोप निकाल सकते हैं। अब हमने डिफरेंशिएबिलिटी इस चैप्टर के अंदर ये डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, अवकलन पढ़ लिया है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? कोई ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, समझो कि इसका जो ग्राफ है ना, वो कोई फंक्शन ऐसा, इसका ग्राफ मानो कि ऐसा बन गया। अब हम इसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन। तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा हमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। ठीक है, तो इस ग्राफ के रेस्पेक्ट में है ना, इस ग्राफ के सापेक्ष ये जो डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर इसका मतलब भी क्या होता है? स्लोप होता है, वही वापस प्रवणता वगैरह। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन ये तो एकदम सीधी होती है, तो इसमें आप यहाँ पे स्लोप निकालो या फिर थोड़ा आगे जाके निकालो, स्लोप तो यही आती है। लेकिन कर्व क्या होता है? हर पॉइंट पे मुड़ता रहता है, मुड़ता रहता है ना। यहाँ पर अभी ऐसे जा रहा है, फिर बाद में ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। हर एक पॉइंट की जो स्लोप है ना, वो अलग अलग आ सकती है। हर एक पॉइंट पर इस कर्व की स्लोप अलग अलग आ सकती है। मतलब हर एक पॉइंट पर इसकी ढलान या चढ़ाई बदलती रहती है। समझ रहे हो? तो फिर भी हम डी वाई बाई डी एक्स को, एफ डैश एक्स को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। अगर इसमें भी ये भी एक्स पे डिपेंड करेगी, तो फिर वो एक्स की वैल्यू डाल के, मतलब बहुत सारी चीज़ें और होती है। आप जानते हो कि एफ डैश एक्स जब हम निकालते हैं तो एक्स में आंसर आता है ना, तो वो एक्स पे डिपेंड करता है। इसका आंसर एक्स पे डिपेंड करता है, ताकि एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग स्लोप आ सके। ठीक है, फिर भी आप मोटा मोटा ये समझो, अगर हमें 2 पॉइंट पता हो, तो स्लोप हम क्लास 11 का जो कंसेप्ट है, स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे निकाल लेते हैं। अगर अपने पास में कर्व हो, मतलब कोई फंक्शन हो, कोई ग्राफ बनाने लायक कोई कर्व हो, तो उसके लिए हम उसका डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके आपके पास अभी तक आ चुके हैं, अभी तक की पढ़ाई में। अब हम एक बार रोल्स थ्योरम को लिखते हैं और उसको समझते हैं। तो देखो दोस्तों, रोल्स थ्योरम की डेफिनेशन तो मैंने लिख ली है, इसको मैं आपको एक एक चीज़ को समझा दूंगा। फिर हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेंगे कि यहाँ पर इतने बड़े पैराग्राफ में सबसे मेन चीज़ क्या है, कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर रोल्स थ्योरम को ऐसे करेंगे, फिर आगे जो मीन वैल्यू थ्योरम आएंगे ना, उसको भी हम ऐसे पढ़ेंगे। फिर दोनों का लास्ट में कंपेरिजन कर लेंगे कि किस में और किस में क्या क्या फ़र्क होता है इन दोनों में। तो देखो, लेट एफ, ये डिफाइंड है, ए कोमा बी एक इंटरवल है। देखो क्लोज्ड इंटरवल है, ए को भी इंक्लूड किया है और बी को भी इंक्लूड किया है, से आर में, तो ये इसका डोमेन हो गया। बी कॉन्टिन्यूस ऑन ए कोमा बी, हिंदी में बोले तो ए कोमा बी, ये जो इंटरवल है ना, इसमें ये क्या है? सतत है, मतलब लगातार कॉन्टिन्यूस है ये। एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए कोमा बी, ये यहाँ पे क्लोज, जब भी कॉन्टिन्यूस की बात आती है तो हम क्लोज ब्रैकेट लगा के चलते हैं, और जब डिफरेंशिएबल की बात आती है तो हम ओपन ब्रैकेट, मतलब स्मॉल ब्रैकेट लगाते चलते हैं, क्योंकि किनारों को हम एक्सक्लूड कर देते, किनारों को शामिल हम नहीं करते। डिफरेंशिएबल मतलब वही, डिफरेंशिएबल मतलब स्लोप टाइप से देखना, तो किनारों पर स्लोप देखने का कोई मतलब होता नहीं है, तो इसलिए हम किनारों को इंक्लूड नहीं करते, कॉन्टिन्यूटी में करते हैं। सच देट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब जो किनारे हैं ना, किनारों पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर सम रियल नंबर्स, देन, इस देन के बाद वाली बात है ना, वो बाद में करेंगे। पहले समझो
कि इसका अगर मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी कर्व का ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा। तो जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। सबसे पहले ए टू बी, ये ना ये डोमेन है, डोमेन बोले तो एक्स की वैल्यू, तो समझ लो कि यहाँ पर अपना ए है और यहाँ पर बी है, ठीक है। फिर क्या बोला है कि ये कॉन्टिन्यूस है, मतलब फंक्शन की वैल्यू यहाँ से यहाँ जो भी होगा यहाँ से अगर उधर तक जाएगी तो वो लगातार बनेगा, कहीं पे भी टूट के ग्राफ नहीं बनेगा ना, सिंपल सी बात। डिफरेंशिएबल तो मतलब वही इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएबल है, तो वहाँ पे एक ग्राफ के चक्कर में और होता है, यहाँ पे चलो एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। ग्राफ में कॉन्टिन्यूस का मतलब तो आप समझते हो, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएबल मतलब एकदम ऐसे स्मूथली कर्व बनेगा ऐसे, ठीक है। ये क्या हो गया, डिफरेंशिएबल मतलब अवकलनीय। लेकिन अगर ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे शार्प कॉर्नर आ गए, फिर बाद में कितना हो जाए, तो इधर तो डिफरेंशिएबल है, लेकिन ग्राफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब कभी भी अगर ऐसे शार्प कॉर्नर बन जाता है ना, एक नुकीला सा ये कोना अगर ऐसा बन जाता है, तो उसको हम डिफरेंशिएबल नहीं बोलते ग्राफ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप ग्राफ देख के भी बता सकते हो कि कौन सा डिफरेंशिएबल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अगर स्मूथ ग्राफ है तो वो डिफरेंशिएबल है, अगर कहीं पे शार्प कॉर्नर आ गया तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। वहाँ पे उस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शार्प कॉर्नर में क्या होता है, अचानक से इसकी स्लोप चेंज हो जाती है। यहाँ पे गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था, अचानक से बढ़ने लग गया, है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अचानक से अलग अलग हो गए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, आपको मोड ऑफ एक्स का ग्राफ याद है, कैसा होता है, ऐसा वी शेप होता है। तो आपने क्वेश्चन ऐसा देखा भी होगा, ऐसा क्वेश्चन देखा भी होगा, आपने प्रूव भी किया होगा कि जो मॉडुलस ऑफ एक्स है ना, ये जीरो पर, क्योंकि जीरो पर ये मुड़ता है, जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। जीरो पर क्या होता है, ये शार्प कॉर्नर बनाता है, ऐसे नुकीला कोना बनाता है यहाँ पे, इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। खैर इसको हम किसी अलग तरीके से प्रूव करते हैं, लेकिन ग्राफ में डिफरेंशिएबिलिटी का ये मतलब होता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल है ये ए से बी के बीच में, मतलब ऐसे स्मूथ ग्राफ बनेगा, कहीं पे से शार्प कॉर्नर वगैरह नहीं आएगा। सच देट, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंडीशन डाल दी है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब ए यहाँ पर है बी यहाँ पर है, फिर भी ए और बी पर फंक्शन की जो वैल्यू है ना, फंक्शन की वैल्यू का मतलब आउटपुट, आउटपुट हम किस पे देखते हैं, वाई एक्सिस पे देखते हैं। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का ना वैल्यू बराबर है, मतलब इनका ना वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो हाइट होगी ना, हाइट वो बराबर होगी। तो समझो कि एफ ऑफ ए आपको अगर यहाँ पे मिल रहा है, तो एफ ऑफ बी आपको इसी लेवल पे मिलेगा, मतलब ये सेम लेवल पे मिलेगा आपको। ये मैंने एक लेवल बना दिया ऐसे, एफ ऑफ ए यहाँ पे मिल रहा है तो एफ ऑफ बी भी यहीं पे इसी लेवल पे मिलेगा बी के ऊपर, लेकिन ऐसे सेम लेवल पे मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ बनाओगे, एक और मैं सिचुएशन बना लेता हूँ ऐसा ही सेम, यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है, ठीक है, ये सेम लेवल पर है। तो अब देखो, अगर ग्राफ कॉन्टिन्यूस है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, कहीं टूटेगा नहीं, और डिफरेंशिएबल है मतलब स्मूथली जाएगा, तब आप ग्राफ कैसे बनाओगे, या तो आप ग्राफ ऐसे बनाओगे या सीधा मिला दोगे। सीधा मिलाओगे तो और ही आसान हो जाएगा, सीधा नहीं मिलाओगे तो आप ग्राफ में बहुत ज़्यादा ऐसे हिचकोले से बना दोगे, है ना, ऐसे बना दोगे, और इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा ऐसे हिचकोले बना सकते हो, लेकिन कहीं पे शार्प कॉर्नर तो नहीं डालोगे ना, क्योंकि डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, दोनों ही सिचुएशन में ये जो देन के बाद वाली कंडीशन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेटिस्फाई होती है। क्या लिखा है देन के बाद, अब पढ़ सकते हैं हम, देन देयर एग्जिस्ट्स सम सी, कोई नंबर है सी, वो एग्जिस्ट करेगा, कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इन ए कोमा बी, ओपन इंटरवल है, मतलब ए से बी के बीच में लाई करेगा, ए और बी किनारों को इंक्लूड हम नहीं कर रहे। सच देट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी इसका मतलब क्या है, एफ डैश सी इसका मतलब क्या है, स्लोप एफ डैश एक्स का अभी हमने देखा ना, इसलिए मैंने बताया था ये एफ डैश एक्स का मतलब क्या था, स्लोप। यहाँ पे एक्स की जगह सी डाल रखा है, इसका मतलब स्लोप एट एक्स इक्वल टू सी। एफ डैश सी का मतलब क्या होता है, ये होता है। तो कहीं ना कहीं हमें ए से बी के बीच में ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहाँ पर एफ डैश सी बराबर क्या हो, जीरो हो। देखो स्लोप जीरो होने का मतलब क्या है, जब कभी भी स्लोप इक्वल टू जीरो होता है ना, इसका मतलब ये है कि अपना जो ग्राफ है ना, ग्राफ
वो क्या हो जाए, वो हो जाता है हॉरिजॉन्टल, वो क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ऐसे फ्लैट हो जाएगा। अगर ग्राफ ऐसे 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 ऊपर ऊपर जाएगा इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है, ग्राफ अगर ऐसे गिरेगा इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है। ग्राफ अगर ऐसे बिना ऊपर बिना नीचे गए एकदम हॉरिजॉन्टल ऐसे चलता रहेगा, है ना, उसका मतलब क्या है कि स्लोप जीरो है। तो देखो इसके अंदर जब आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो स्लोप जीरो कहाँ होगी, यहाँ कहीं पे होगी ना। ग्राफ ऐसे यहाँ पे चढ़ाई थी चढ़ाई थी चढ़ाई थी, फिर यहाँ पे फ्लैट आ गया, तो ग्राफ यहाँ पे फ्लैट हो गया, ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गया। इसका मतलब ये यहाँ पे बीच में हमें क्या मिल गया, सी, बोला ना यहाँ पे एफ डे सी बराबर जीरो। जो ये सी होता है वो ए कोमा बी इस इंटरवल के अंदर ही होता है, आपको ये सी और कहीं पे नहीं मिलेगा, ए और बी के बीच में ही मिलेगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर सी ए मिल गया, यहाँ पे बोला देयर एग्जिस्ट सम सी, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको एक बार ही ऐसा मौका मिले, एक से ज़्यादा बार भी मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें एक बार मिला, यहाँ पर देखो ग्राफ यहाँ पे फ्लैट हो गया, यहाँ पे फ्लैट हो गया, यहाँ पे फ्लैट हो गया, है ना। बार बार यहाँ पे स्लोप क्या बन रही है, जीरो। स्लोप को ना यहाँ पर भी स्लोप क्या होगी, जीरो, यहाँ पर भी स्लोप क्या होगी, जीरो, और यहाँ पर भी स्लोप क्या होगी, जीरो। ये जितनी बार भी स्लोप जीरो हो रहा है वो ए और बी के बाहर हो रहा है या अंदर, अंदर ही हो रहा है। देखो ए और बी का दायरा ये है, बीच में 3 बार ये स्लोप जीरो हो गई। तो मेरी बात समझ पा रहे हो आप, सिंपल सी थ्योरम है रोल्स थ्योरम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने एकदम डीपली भी इसको समझ लिया है। क्या क्या यहाँ पे की हाईलाइट्स है। तो रोल्स थ्योरम जब भी आपको क्वेश्चन में लगाना हो, क्वेश्चन के हिसाब से बता देता हूँ मैं, उसमें आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना है ना, 4 चीज़ों का। क्वेश्चन में ये तो दे रखा होगा एफ ए कोमा बी टू आर, ये सब कुछ तो क्वेश्चन में लिखा होगा। यहाँ से आपको क्या समझना है, पहली बात ये है कि ग्राफ क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, अपना जो भी फंक्शन है ना वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए ए कोमा बी के अंदर। दूसरी बात डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। फिर तीसरी बात ये है एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, मतलब ये किनारा और ये किनारा सेम लेवल पे होने चाहिए। तो एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो चौथी कंडीशन एक्टिवेट होती है। चौथी कंडीशन क्या है, सी इस ए कोमा बी के अंदर होगा जहाँ पे उसकी स्लोप जीरो बनती है, एफ डैश सी बराबर जीरो, कब, सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी, ठीक है। ये 4 कंडीशंस आपको दिमाग में रखनी है रोल्स थ्योरम के लिए। पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेना, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, फिर ये देख लेना कि ये जो किनारे ना ए और बी, यहाँ पे एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है या नहीं, और उसके बाद में एफ डे सी बराबर जीरो, ये चेक करना है। ये कैसे चेक करेंगे, इस फंक्शन जो भी दे रखा होगा ना क्वेश्चन में उसका डिफरेंशिएशन करके सी इक्वल टू जीरो, वो सी हम निकाल लेंगे। वो जो सी आएगा वो इस ए और बी इस अंतराल में, इस इंटरवल के अंदर ही होना चाहिए, दिस इज मस्ट। देखो दोस्तों एक एग्जांपल कर लेते हैं, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, बस इतना ही क्वेश्चन आता है यहाँ पे, कोई ज़्यादा माथापच्ची का क्वेश्चन भी नहीं आता। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, और यहाँ पे x दे रखा है माइनस टू टू टू, ठीक है। तो ये जो y है ना, y की जगह मैं एफ ऑफ एक्स रख देता हूँ एक बार के लिए, इस यहाँ पे इसका आंसर भी आते हैं। वेरीफाई करना हमें, y की जगह क्या डाल दूंगा, एफ ऑफ एक्स, ताकि चीज़ें हमें एकदम आसान लगे। एक्स स्क्वायर प्लस टू हो गया। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको क्या चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी। तो आपको कॉन्टिन्यूटी के बारे में कमेंट करना है ना, बिना कमेंट के हम नहीं जा सकते। फिर डिफरेंशिएबिलिटी, इसके बारे में भी कमेंट करना है, तो वो भी किसके अंदर, इसके अंदर। तो आपको बस ऐसे फंक्शंस के लिए एक्स स्क्वायर प्लस टू आपको पता है यार ये तो कॉन्टिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, कितना ही कर लो, हमने कई बार ऐसे क्वेश्चन किए हैं। जो पॉलिनोमियल होता है ना, बहुपद, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, वो सब डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो आपको बस एक सीधा सीधा यहाँ पे एक स्टेटमेंट चिपका देना, वो क्या है, वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इज कॉन्टिन्यूस इन माइनस टू कोमा टू, माइनस टू कोमा टू। देखना कॉन्टिन्यूस लिखते टाइम आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, एंड डिफरेंशिएबल इन माइनस टू कोमा टू। डिफरेंशिएबल लिखते वक्त आपको यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। इतना हो गया। अब हम यहाँ पर अगली कंडीशन पर आते हैं। अगली कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। तो ए का काम कौन कर रहा है, माइनस टू, बी का काम कौन कर रहा है, टू। तो देखो अब हम चेक करेंगे कि एफ ऑफ ए क्या है। एफ ऑफ ए मतलब पहला वाला, एफ ऑफ माइनस टू कितना है। एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो एफ ऑफ माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू। तो ये क्या, 4 है ना, 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया ये। अब एफ ऑफ बी निकाल लेते हैं। एफ ऑफ बी बोले तो ये दूसरा वाला ना, ये अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टू हो जाएगा बराबर, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो एफ ऑफ टू हो जाएगा,
2² + 2 बराबर 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर f(a) बराबर क्या हो गया, f(b) हो गया। ये भी ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, अब फाइनल कंडीशन f' बराबर 0 ये हम लगाएंगे। तो देखो सबसे पहले मैं f(x) को लिखता हूँ दोबारा। f(x) क्या है, x² + 2। तो f' ये निकालूंगा। अच्छा पहले f' तो निकालो। f(x) x² + 2, तो f' मतलब इसका डिफरेंशिएशन f' क्या हो जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और जो 2 है वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यही हो गया f' कितना 2x। f' है 2x, तो f' क्या हो जाएगा 2c। ठीक है। और हम जानबूझकर f' को 0 के बराबर रखते हैं। और ये जो इक्वेशन बनी ना इस प्रकार, यहाँ से c की वैल्यू निकाल दो, तो c की वैल्यू क्या आ गई, देखो ये 2c बराबर 0, तो c की वैल्यू 0 ही हो गई। ये जो c की वैल्यू 0 आती है ये अपने इस इंटरवल में आनी चाहिए। अगर ये जो c की वैल्यू इस इंटरवल में नहीं आई तो समझ जाना कि वो हमने रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं हो पाया अपना। लेकिन अगर ये जो c की वैल्यू जैसे यहाँ पे 0 है, क्या ये 0 इस इंटरवल में आया है -2 to 2 में, तो देखो 0 बिलोंग्स टू -2 to 2 होता है कि नहीं होता, -2 यहाँ होता है, 2 यहाँ पे होगा, तो बीच में 0 होगा क्योंकि -2 नेगेटिव है, ये 2 पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली ये जो c की वैल्यू आई है ये a और b के बीच में आई है। ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर, जो भी क्वेश्चन आप वापस छाप सकते हो। ठीक है। तो ऐसे है रोल्स थ्योरम, ये 4 कंडीशन का आप ध्यान रखना। अब हम देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। ये 4 कंडीशन रोल्स थ्योरम की आप ध्यान रखना। देखो दोस्तों ये है मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MVT भी बोलते हैं, हिंदी में मध्यमान प्रमेय बोलते हैं। कई बार इसको हम लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, LMVT। ठीक है, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, लेकिन जनरली इसको हम ऐसे ही जानते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन है वो मैंने पहले लिख ली है। क्या बोला है, देखो 1 by 1 समझो, आपको काफ़ी सारी चीज़ें वैसे ही मिलेगी। और एक और चीज़, रोल्स थ्योरम एक बेसिक लेवल है, तो मीन वैल्यू थ्योरम उसका एडवांस लेवल है ना, मतलब उसी की तरह है ये। इसी का ऐसा भी समझ सकते हो, मीन वैल्यू थ्योरम का एक आसान केस है अभी वो जो पिछले वाली थ्योरम थी रोल्स थ्योरम। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जनरलाइज चीज़ें बता दी जाती है यहाँ पर। देखो लेट एफ a, b टू r, ये एफ का डोमेन हो गया और ये कोडोमेन हो गया। बी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन a, b, तो देखो यहाँ पे क्लोज है, कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल में आता है। एंड डिफरेंशिएबल ऑन a, b, जो डिफरेंशिएबल होगा वो स्मॉल ब्रैकेट मतलब क्या बोलते हैं इसको, ओपन इंटरवल में आता ही है। ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट, अब इसकी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। देन के बाद वाला तो हमें खुद को डिसीजन लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। यहाँ पर इस बार देखो ध्यान से, f(a) बराबर f(b), ऐसी कोई कंडीशन नहीं है ना। तो हम ग्राफ कैसा भी बना सकते हैं, अपनी मर्जी पर है। तो मैं ग्राफ चलो ऐसा कुछ बना लेता हूँ। ऐसा लिया, x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। तो समझो कि मैंने ग्राफ कुछ इस टाइप का ऐसा a से b के अंदर बनाना ना, तो a समझ लो कि यहाँ पर है और b समझ लो कि अपना यहाँ पर है। तो a से b के बीच में मैं ऐसा करके ऐसा ग्राफ बना लेता हूँ ना, ऊपर नीचे। a पर कम वैल्यू है, f(a) यहाँ पे होगा, ये क्या होगा f(a). ठीक है, ये b पर ये हमें क्या मिल जाएगा, इधर की तरफ f(b) हमें इधर मिल जाएगा। ऐसा बन गया f(x) का ग्राफ। अब एक चीज़ बताओ, ये a से a पर ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, जैसे बोलते हैं ना x, y, तो ये क्या हो गया a, f(a). ये वाला पॉइंट क्या हो गया b, f(b), ऐसा हो गया। आप चाहो तो इस पॉइंट को नाम भी दे सकते हो, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जो a पॉइंट है वो है x, y, तो क्या हो गया a, f(a). जो b पॉइंट है वो क्या हो गया b, f(b), स्मॉल b, f(b) हो गया। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ मेरे को ध्यान से सोच के बताना कि अगर मैं इस a और b को डायरेक्ट कनेक्ट कर दूँ ना, डायरेक्ट स्टार्टिंग वाले को लास्ट वाले से डायरेक्ट कनेक्ट कर दूँ, तो देखो एक ऐसी लाइन बनेगी, एक सीधी लाइन बन गई। क्या इस सीधी लाइन की जो स्लोप है ना, स्लोप, वैसी स्लोप इस कर्व पर हम अचीव नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब इसके पैरेलल है ना, समझ गए ना। मतलब इस कर्व पे आपको एक पॉइंट ढूंढना है,
जिस पर अगर मैं इस कर्व की टेंजेंट बनाऊं, मतलब स्पर्श रेखा जो इसको टच करके गुजरे, तो वो टेंजेंट और ये जो रेड वाली जो लाइन मैंने ए से बी को डायरेक्ट ज्वाइन किया है, वो दोनों आपस में क्या हो, पैरेलल। जब लाइंस पैरेलल होती है तो स्लोप बराबर होती है। तो हम बिल्कुल बना सकते हैं इसकी जो स्लोप है एम, उसके बराबर हम यहाँ पर भी एक कर्व की स्लोप ढूंढ सकते हैं। यहाँ कहीं पे होगी, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। आप ग्राफ कैसा भी बना लो, मैं कोई रैंडम ग्राफ बना के बताता हूँ। देखो ये समझो यहाँ पे पॉइंट ले लिया और इसका हमने फिर यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ले लिया। अब मैं ना ऐसे एक बार ऐसे नहीं जा रहा, मैं ऐसे ऊपर से घूम के चला जाता हूँ और समझो कि ऐसा ले लिया, ऐसा ले लिया, ऐसे बना दिया, ठीक है। अब मैंने इसको डायरेक्ट ज्वाइन किया, ये लो डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया। क्या इसके पैरेलल में नहीं बना सकता है? बहुत बार बना सकता हूँ। इसके पैरेलल टेंजेंट यहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी। तो इसकी जो स्लोप है उसके बराबर मेरे को स्लोप यहाँ मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी, यहाँ पर भी मिल जाएगी। और अब ये बताओ कि ये डायरेक्ट स्लोप हम कैसे निकालते हैं? देखो पॉइंट से पॉइंट की स्लोप, तो जैसे मैंने अभी लेक्चर का जब स्टार्टिंग हुई थी तब मैंने बोला था ना, जब भी 2 पॉइंट पता हो तब हम स्लोप ऐसे निकालते हैं, उनके वाई कोऑर्डिनेट्स का अंतर ऊपर आएगा और उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स का अंतर नीचे आएगा, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ कि ये जो ए बी है ना, ए बी, एम ए बी, इस ए बी की स्लोप क्या होगी? तो ए बी की स्लोप में इनके जो वाई कोऑर्डिनेट्स है ना, इनका अंतर तो आएगा ऊपर। वाई कोऑर्डिनेट क्या, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, तो मैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिख देता हूँ। और एक्स कोऑर्डिनेट्स बी माइनस ए, बी माइनस ए नीचे आ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर इसकी स्लोप, ए बी की स्लोप, और यहाँ पे जो पॉइंट लिया है मैंने, कोई सा भी पॉइंट ले लो, इसको लाइन एल बोल दो, इस लाइन की स्लोप क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ, यहाँ पे एक सी पॉइंट ले लेता हूँ, ए और बी के बीच में सी पॉइंट ले लिया, तो ये कर्व की स्लोप है। और कर्व के केस में हम स्लोप कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएशन करके, ठीक है। डिफरेंशिएशन करके हम कर्व के केस में स्लोप निकालते हैं। तो इस सी पॉइंट पर इस कर्व की स्लोप क्या हो जाएगी? स्लोप ऑफ एफ एट सी क्या होगी? एफ डैश एक्स, है ना, एफ डैश एक्स होगी। लेकिन सी पर क्या हो जाएगा? ये जो एक्स है ना, एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे? सी लिख देंगे, एफ डैश सी, ठीक है। कर्व के केस में, फंक्शन के केस में हम स्लोप कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकाल लेते हैं। तो सी पॉइंट पर क्या हो जाएगी? एफ डैश सी हो जाएगी। ऐसे जनरल क्या होती है? एफ डैश एक्स होती है। तो ये दोनों क्या है? पैरेलल है। तो ये क्या हो जाएगी? ये स्लोप और ये स्लोप क्या हो जाएगी? बराबर। यही तो ये एलएमवीटी कह रही है, मतलब ये मीन वैल्यू थ्योरम कह रही है कि अगर आप ऐसे ऐसी सिचुएशन लेते हो तो देन देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी, ए और बी के बीच में ही कोई ना कोई ऐसा कोई खास पॉइंट सी मिलेगा जहाँ पर देखो क्या होगा, एफ डैश सी, इस कर्व का डिफरेंशिएशन करके अगर आप उसमें सी डालोगे तो वो किसके बराबर आएगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। मतलब ये वाली कर्व वाली जो स्लोप होगी वो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट, एंड पॉइंट से एंड पॉइंट, इनकी बीच की स्लोप के बराबर होगी। इसको मैं आपको एक शानदार और एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले आप थोड़ा सा मेरी ना भाषा समझ लो। ये जो है ना, ये एंड टू एंड पॉइंट है, ये बी और ये ए, ये डायरेक्ट इस एंड से इस एंड को डायरेक्ट ज्वाइन की हुई स्लोप है। जबकि ये क्या है? एफ डैश सी, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके किसी खास पॉइंट पे निकाली गई स्लोप है, ठीक है, किसी खास पॉइंट पे। और ये क्या है? एंड टू एंड। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका। तो देखो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन समझो, आप समझो कि एक कार चला रहे हो और यहाँ पर एक सिंपल सी रोड है, ठीक है। यहाँ पर अभी कार की स्पीड, यहाँ पे मैं स्पीड लिखता हुआ चलता हूँ। अभी कार की स्पीड समझ लो कि 5 की स्पीड पे चल रही है ना, 5 वही किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मैं यूनिट नहीं लिख रहा। फिर आगे जाके एक ब्रेकर आ जाता है, फिर वो होगी, फिर यहाँ पे कोई ब्रेकर नहीं आता, फिर यहाँ पे पूरी रोड खाली है और फिर बहुत दूर जाके फिर हमें रोकना पड़ता है। फिर समझ लो कि रोकना भी नहीं पड़ता, चलती चलती जाती है, ठीक है। तो क्या होगा कि भी 5 की स्पीड है, ये ब्रेकर आएगा तो इसकी स्पीड फिर क्या हो जाएगी? 4 3 2। समझो कि 2 की स्पीड भी हमने ये ब्रेकर निकाला, फिर बाद में 2 से वापस इसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। फिर समझो कि और आगे एक ब्रेकर आ जाता है, ठीक है, ब्रेकर ही समझ लो। तो यहाँ पर फिर से स्पीड 2 हो जाएगी। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पर बीच में इस गाड़ी को दौड़ाओगे तो समझो कि इसकी गाड़ी की स्पीड बढ़ने लगी, 2 3, फिर यहाँ पे 3, फिर और बढ़ते बढ़ते समझो कि 60 पे ले गए इसको, है ना, बहुत तेज़ करके इसको 60 पे ले गए। और फिर आपको यह काफ़ी देर तक 60 पे चलाया और उसके बाद में ब्रेकर दिखाई दिया तो फटाफट से हमने रोक ली गाड़ी, फिर वापस ब्रेकर से कूदा के फिर आगे चलने लगे। तो ऐसा करने में अगर हम इसकी एवरेज स्पीड निकालें, है ना, एवरेज स्पीड, समझो कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये जो 2 है ना, इस पॉइंट तक इसकी जो एवरेज स्पीड आएगी
वो 5 4। अब एवरेज में क्या होता है, हम ऐसे देखते हैं, कुल मिला के देखते हैं भाई इस पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा और ये डिस्टेंस कितनी है। हमें बीच से कोई मतलब नहीं है, बीच में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। क्या होता है, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम और वो क्या बोलते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। बीच में स्पीड क्या आई कम ज़्यादा उससे कोई मतलब नहीं है। तो समझो कि इसकी एवरेज स्पीड आई 30, एवरेज स्पीड कितनी आई 30, ये मैंने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये एंड टू एंड, इस किनारे से उस किनारे तक डायरेक्ट, ये जो हमने स्लोप बनाई है ये एक्चुअली एवरेज वैल्यू को दर्शाती है। तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू ये जो है ना, एवरेज स्पीड, ये है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम या डिस्टेंस का ग्राफ बना के देखोगे ना, तो ये हमें ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एवरेज स्पीड हम ऐसे निकाल सकते हैं। फिर ये क्या है, एफ डैश सी। देखो एफ डैश सी यहाँ से हमने निकाला है। जब स्पीड कम ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षण पे, किसी न किसी टाइम पे, है ना, ऑन किसी न किसी मतलब इंस्टेंट पे, ये जो उस टाइम जो वेलोसिटी आएगी ना किसी क्षण पे, वो होती है एफ डैश सी। जैसे यहाँ पे एफ डैश सी क्या है, किसी पॉइंट पे स्लोप। तो आप ये बताओ एक बार मेरे को कि एट सम इंस्टेंट कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि जो एवरेज स्पीड है 30, उसके बराबर हमें कभी ना कभी 30 स्पीड मिली होगा ना। जब आप 5 से फिर कम करोगे स्पीड, फिर बढ़ाओगे तो 60, 2-3 की स्पीड से जब 60 पे जाओगे तो बीच में 30 की स्पीड को तो पार करके जाओगे ना। ऐसा थोड़ी होगा कि डायरेक्ट स्पीड 29 हुई फिर डायरेक्ट 60 हो गई, है ना, बीच की स्पीड हम खा गए। फिर वापस 60 से जब वापस 2 पे आओगे तो बीच में फिर से हम 30 को क्रॉस करके जाएंगे। तो हम, ये बात है, एफ डे सी इंस्टेंटेनियस होती है, किसी क्षण पे होती है स्पीड, मतलब किसी क्षण पे स्लोप होती है। तो वो किसी क्षण पे आई हुई स्लोप ओवरऑल जो स्लोप होती है उसके बराबर कभी ना कभी बनती है। यही मेन वैल्यू थ्योरम है। ठीक है, एफ डे सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, इसको आप एक बार सोच के देखना। खैर हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल दिस। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम एम वी टी की मेन चीज़ें क्या है। पहली चीज़, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस होगा। यहाँ पर हम स्टेटमेंट में लिख देंगे कि कॉन्टीन्यूस इन 2,4 क्लोज इंटरवल होगा ही होगा, एक्स स्क्वायर है, पोलिनोमियल फंक्शन है। फिर अगली कंडीशन होती है डिफरेंशिएबल की। तो डिफरेंशिएबल इन 2,4 वो भी होगा ही होगा। आपको बस ऐसा ही लिखना है जैसा कि हमने रोज थ्योरम के एग्जाम्पल में लिखा था, ये भी होगा। फिर अगली चीज़ क्या आती है कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, जहाँ पर ये जो सी है वो बिलोंग्स टू करना चाहिए ए कोमा बी, बोले तो 2,4 में। ये चीज़ हम अलग निकालेंगे, ये अलग निकालेंगे। फिर देखेंगे जो सी आएगा ना वो इसमें आता है या नहीं आता, ये चीज़ हमें चेक करनी होती है। एफ डैश सी, एफ ऑफ एक्स क्या है अपना, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा, खत्म। एफ ऑफ बी, देखो एफ ऑफ बी वगैरह निकालना पड़ेगा। तो एफ ऑफ बी, बी की जगह क्या है 4, ये है बी, और ये 2 क्या है, ए है। तो बी की जगह 4 आ जाएगा। एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ ए की जगह 2 डिवाइड बाई नीचे क्या है 4 माइनस 2, वैल्यूज़ डालते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस एफ ऑफ 2 4 हो गया, 2 का स्क्वायर, नीचे 4 माइनस 2, 16 माइनस 4 ये 12 हो गया, और नीचे 2 हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। हम ये 2c और ये 6 यहाँ पर डालेंगे वापस, तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 2c इक्वल टू 6। यहाँ से c की वैल्यू निकालो, कितनी आई, 3। ये जो 3 वैल्यू आई है वो क्या इसके अंदर बिलोंग कर रही है, 3 बिलोंग्स टू 2 to 4 बिलोंग कर रही है। इसका मतलब ये हमने मेन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई कर दी। लास्ट में मैं आपको एक कंपैरिजन बता देता हूँ। रोज थ्योरम में 4 कंडीशंस होती है, मीन वैल्यू थ्योरम में 3 कंडीशंस होती है। कॉन्टिन्यूस होता ही होता है, डिफरेंशिएबल आपको बताना ही बताना है। फिर रोज थ्योरम में एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी एंड एफ डैश सी इक्वल टू 0, ये 2 कंडीशन। जबकि मीन वैल्यू थ्योरम में एफ डैश सी बराबर होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये कंपेरिजन हो गया, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे जो सी है, सी बिलोंग्स टू स्मॉल ए बी, मतलब स्मॉल ब्रैकेट में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।